31 क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है द हाफ लाइफ्स ऑफ टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ए एंड बी आर 20 मिनट्स एंड 40 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। हाफ लाइफ हम कैपिटल टी से नोट करते हैं, तो कैपिटल टी ऑफ ए पहले वाले बंदे का जो हाफ लाइफ है वो 20 मिनट का है, और टी बी दूसरे वाले बंदे का जो हाफ लाइफ है वो 40 मिनट का है। ऐसा क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। इनिशियली द सैम्पल्स हैव इक्वल न्यूक्लियाई, ठीक है, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज थे, ये आपको गिवन था। आफ्टर 80 मिनट्स, हमको आफ्टर 80 मिनट्स के बारे में हमको बात करनी है कि 80 मिनट्स के बाद क्या होगा। हमको बताना रेशियो ऑफ द डिकेड नंबर ऑफ ए एंड बी न्यूक्लियाई विल बी। ओके, इस बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको डिकेड वालों का रेशियो बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक सिंपल विदाउट फॉर्मूला भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको याद रखिए। सपोज़ कीजिए कि आपने ये कंसिडर कर लिया कि ए एंड बी दो लोग हैं, ठीक है, एंड यू मेक अ टेबल आउट हियर, ठीक है। एंड इनिशियली ऐसा कंसिडर कर लीजिए कि दोनों इनिशियली 1-1 थे। तो सबसे पहले हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि 40 मिनट्स गुजर गए, 40 मिनट्स पास हो गए, तो 40 मिनट्स पास होने के बाद ए का क्या हाल हुआ होगा और बी का क्या हाल हुआ होगा, ठीक है। 40 मिनट्स पास होने के बाद ए जो है उसके 2 बार हाफ लाइफ्स आ गए होंगे 40 मिनट्स में, क्योंकि एक हाफ लाइफ 20 मिनट में आता है। सो 40 मिनट गुजरने के बाद ए का 2 बार हाफ लाइफ आएगा, मतलब 1 से वो 1/2 हो जाएगा और फिर 1/4 हो जाएगा। तो 40 मिनट के बाद ये बंदा 1/4 हो जाएगा। 40 मिनट के बाद बी का क्या हाल होगा, बी का 40 मिनट में तो सिर्फ एक ही हाफ लाइफ आने वाला है, तो ये 1 से 1/2 हो जाएगा। हमको क्योंकि 80 मिनट के बाद बातचीत करनी है, तो हम ऐसा करेंगे कि हम वापस 40 मिनट के बाद वापस एक 40 मिनट गुजारेंगे। सो दिस विल बी टोटल इक्वल टू 80 मिनट्स। सो लेट्स सी, सो अब टोटल 80 मिनट्स हो जाएंगे, तो और 40 मिनट्स के बाद ए का 2 बार वापस हाफ लाइफ आएगा, ठीक है। सो ये 1/8 एक हाफ लाइफ, देन वापस एक हाफ लाइफ, दैट विल बी 1/16। सो ये हो जाएगा 1/16, और अगले 40 मिनट में बी का सिर्फ एक ही हाफ लाइफ आएगा। सो 1/2 से वो 1/4 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि टोटल 80 मिनट के बाद, टोटल 80 मिनट्स क्रॉस होने के बाद जो ए एलिमेंट है उसका 1/16 भाग बाकी होगा, और जो बी एलिमेंट है उसका 1/4 रिमेनिंग होगा, ठीक है। दिस इज द रिमेनिंग न्यूक्लियस, ठीक है। बट वी डोंट वांट द रिमेनिंग न्यूक्लियस, हम लोग को चाहिए कितने डीके हो गए। सो डीके निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली 1 था, माइनस कर देंगे उसको, अभी कितने बाकी है 1/16 से। तो ये आएगा आपका 15/16 फॉर ए, ये ए के लिए हमने निकाला। सिमिलरली बी के में इनिशियली 1 था, अभी कितने बचे हैं 1/4। सो दिस विल बी इक्वल टू 3/4। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको रेशियो बताना है डीके वालों का। सो ए का 15/16 है और बी का 3/4 है। अगर आप इसका रेशियो लेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाना चाहिए। सो ऑब्वियसली बात है, हम करेंगे 15/16 इंटू 3/4 मतलब 4/3, ये 4 1 जा 4 4 जा 3 1 जा एंड 3 5 जा। सो इट शुड बी 5/4। सो 5/4 के हिसाब से अगर आप देखेंगे 5:4, द करेक्ट ऑप्शन इज द सेकेंड वन। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। अब इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ अ स्लिट इन अ मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड पोजिशन आर 2.4 मिलीमीटर एंड 0.6 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसको हम डिनोट करते हैं D1 और D2 के साथ। सो पहले जो बन रहा है उसको उसने बोला है 2.4 मिलीमीटर, और दूसरा जो बन रहा है उसको उसने बोला है 0.6 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। वो चाहता है आप बताएं द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज इज। द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज इज गिवन बाय स्मॉल d एंड द फॉर्मूला इज √D1 D2। सो यहाँ पे सिंपली हम सिर्फ पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पे होगा 2.4 इंटू 0.6। सो 2.4 इंटू 0.6 आपको मिलेगा 1.44, और अगर आप 1.44 का रूट लेते हैं इट विल कम आउट टू बी 1.2। मिलीमीटर में ही सॉल्व किया है तो मिलीमीटर में ही रख देंगे। सो विद दिस इफ यू सी द ऑप्शंस, द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड वन। हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33, कोनिकल पेंडुलम के ऊपर है। लेट्स सी क्या बोल रहा है। अ कोनिकल पेंडुलम हैज़ बॉब ऑफ मास 250 ग्राम्स। सो इसको हम 250 ग्राम्स, ये बॉब का मास हो जाएगा। लेट्स कन्वर्ट इट, इट विल बी 250
इंटू 10⁻³ kg में रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, द लेंथ इज़ 1 मीटर, ठीक है, लेंथ है आपका 1 मीटर का। इफ़ द हॉरिजॉन्टल सर्कल ट्रेस्ड बाय द बॉब हैज़ अ डायामीटर ऑफ 120 सेंटीमीटर, सो डायामीटर आपका 120 सेंटीमीटर का होगा, मतलब रेडियस 60 सेंटीमीटर का होगा, मतलब 60 इंटू 10⁻² मीटर्स का होगा, ठीक है। देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग वुड बी नियरली, और कह रहा है कि आपको जी का वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेना चाहिए, ठीक है। विथ ऑल दिस थिंग आपको पता होना चाहिए कि कोनिकल पेंडुलम में का डायग्राम किस तरह से दिखाना चाहिए आप लोग को। ये इस तरह से आप कोनिकल पेंडुलम का डायग्राम बनाएंगे, ये इधर, ठीक है। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका रेडियस है जो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। यहाँ से आप बॉब के लिए नीचे mg लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये ऊपर इस तरह से टेंशन लगेगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी टेकन एज थीटा, सो दिस कॉम्पोनेंट ऑफ टेंशन विल बी t cos थीटा एंड दिस कॉम्पोनेंट ऑफ टेंशन विल बी t sin थीटा, ठीक है। सो अब आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इन दोनों वेक्टर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा mg बराबर एस t cos थीटा। आप t में इंटरेस्टेड हैं, सो t विल बी mg अपॉन जस्ट द cos थीटा, ठीक है। सो नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर द t, हमारे पास t का फॉर्मूला है, इट्स mg अपॉन cos थीटा, लगा के हम t निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में मास गिवन है, g गिवन है, थीटा गिवन नहीं है। सो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो चीज़ है इसको r पकड़ लेते हैं और ये लेंथ l हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में साइन थीटा की बात करेंगे, सो साइन थीटा इन दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल विल बी r बाय l, राइट। सो साइन थीटा कम्स आउट टू बी, r है आपका 60 इंटू 10⁻², l है आपका 1 मीटर, ठीक है। तो 60 इंटू 10⁻², दिस विल बी टेकन एज 0.6, सो r आपका 0.6 मीटर्स होगा, l 1 होगा। पुटअप करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू 0.6 आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। नाउ फ्रॉम साइन थीटा यू कैन कैलकुलेट कॉस थीटा, ठीक है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस, यहाँ पे आएगा 0.6 का स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, √1 माइनस 0.6 का स्क्वायर मतलब 0.36 हो जाएगा। कॉस थीटा विल बी 1 माइनस 0.36, it will be 0.64, so cos theta will be 0.64 means 0.8. So we have got the value of cos theta here, so we can apply that cos theta value directly here. So आपको t निकालना है, so t will be, m का वैल्यू हम पुटअप करेंगे, it will be 250 इंटू 10⁻³ इंटू 10 होल डिवाइडेड बाय 0.8, 3.0625 न्यूटन, ये आंसर यहाँ से आएगा। इफ यू मैच विद द ऑप्शंस, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन में बोल रहा है m kg वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वेटलेस स्प्रिंग एंड इट हैज़ अ टाइम पीरियड t। जब मास m था तो टाइम पीरियड t था। आगे बढ़ते हैं, इफ नाउ 4m kg वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम स्प्रिंग द न्यू टाइम पीरियड विल बी। सो अब मास बढ़ के 4m हो गया है, नया टाइम पीरियड हम t प्राइम ले लेते हैं, तो वो पूछ रहा है कि आपका नया टाइम पीरियड कितना होगा। आपको पता होना चाहिए स्प्रिंग का टाइम पीरियड कितना है, t इज इक्वल टू 2π √m/k, दिस इज मास एंड दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे तो t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m आएगा, ठीक है। सो आप ले सकते हैं t प्राइम बाई t का रेशियो, तो वो आएगा √4m/m, तो यहाँ से mm कैंसिल हो जाएगा और t प्राइम √4 विल बी 2 और यहाँ से t, तो t प्राइम विल बी 2 टाइम्स t, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज द सेकेंड वन। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35, बेंडिंग ऑफ बीम कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हाट। इसमें से क्या यूज़ करके आप बीम के बेंडिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब बीम जो है वो बेंड ना हो, उसमें बकलिंग और नेकलिंग किस्म की चीज़ें इलास्टिसिटी चैप्टर हमने पढ़ी है वो ना हो, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए, इस चैप्टर में हमने अलग अलग मॉडुलस को देखा हुआ है, जैसे कि यंग्स मॉडुलस आपने देखा होगा, बल्क मॉडुलस आपने देखा होगा, ठीक है। सो ये जो मॉडुलस होते हैं अलग अलग किस्म के, ठीक है, ये मॉडुलस का मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। मॉडुलस का मतलब ये है कि ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस दे ऑफर टू
चेंज इन डायमेंशंस, ठीक है। अगर आप इनका डायमेंशन चेंज करने की कोशिश करेंगे सो एक मटेरियल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ये मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला रेजिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि ये नहीं चाहता है कि आप इनका शेप चेंज करें, ठीक है। तो ये चीज़, ये जो वैल्यू होती है कि ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कि अपना शेप चेंज नहीं करने देगा, वो ये मॉडुलस की वैल्यूज डिसाइड करती हैं। तो जितना आपका यंग्स मॉडुलस या बल्क मॉडुलस या शेयर मॉडुलस का वैल्यू ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वो बंदा रेजिस्ट करेगा चेंज इन द शेप या चेंज इन द लेंथ या चेंज इन द वॉल्यूम को। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी दैट्स 1 कि अ मटीरियल विथ लार्ज वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस रिड्यूस कर सकता है बेंडिंग ऑफ बीम को। 36th क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। 36th क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि इन द फॉर्मूला ऑफ फॉर हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप इज गिवन एज, इसमें म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि कितना फॉर्मूला होता है मिनिमम सेपरेशन का। मिनिमम सेपरेशन गिवन बाय डी, द फॉर्मूला यूज्ड इज लैम्डा अपॉन 2 टाइम्स म्यू साइन अल्फा। तो इसमें जो ये म्यू साइन अल्फा होता है यही आपका न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, म्यू साइन अल्फा। सो विद दिस वी कैन मैच विद द करेक्ट ऑप्शन, इट्स कमिंग आउट टू बी 4th वन। हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि चार्ज कैपेसिटर हैज़ चार्ज Q1 एंड पोटेंशियल V1। सो आपके पास चार्ज है Q1, तब आपके पास पोटेंशियल था V1। उसके बाद वो कह रहा है द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इंक्रीज टू Q2, अब चार्ज बढ़ के Q2 हो चुका है, सो दैट इट पोटेंशियल इंक्रीजेज टू V2, तो अब पोटेंशियल इंक्रीज होकर V2 हो गया। देन द पोटेंशियल देन द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज। हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली आपके पास एनर्जी U1 थी एंड फाइनली आपके पास एनर्जी U2 थी। सो वो चाहते हैं कि आप डिफरेंस बताएं, तो हम U2 माइनस U1 कर लेंगे। सो वैसे U का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इट्स हाफ QV, ये फॉर्मूला होता है आपका U, मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो स्टोर्ड है कैपेसिटर के अंदर। तो U2 माइनस U1 करेंगे तो U2 आप लेंगे हाफ टाइम्स Q2 V2 विद अ माइनस साइन, U1 आप लेंगे हाफ टाइम्स Q1 V1, हाफ आप कॉमन ले लीजिए, इट्स विल बी Q2 V2 माइनस Q1 V1. So this is the difference in the energy. With this you can see the correct option जो मैच हो रहा है यहाँ पे वो है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं दैट्स क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे ये कह रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर P वेक्टर, जिसका उन्होंने दिया हुआ है I कैप Px प्लस J कैप Py प्लस K कैप Pz along the direction of I कैप माइनस J कैप इज, ठीक है। हमको बताना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए इनको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। जो आपका P वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट करना है इस वाले वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ। तो अगर आपने ये कर दिया सो आपको इसका कंपोनेंट मिल जाएगा इस वेक्टर के अलोंग, ठीक है। सो आप इसके यूनिट वेक्टर के साथ इसको करना है। सबसे पहले आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो U कैप विल बी द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? यूनिट वेक्टर निकलता है आप इस वेक्टर को उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो इस वेक्टर का नाम लिखिए यहाँ पे, ये होगा I कैप माइनस J कैप डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 है तो मैग्नीट्यूड निकालते समय आपको पता होगा हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। सो दिस विल बी 1 प्लस 1 इज 2, तो √2 आएगा, तो आप यहाँ पे √2 पुट कर लीजिए। तो ये इस बंदे का यूनिट वेक्टर आ गया। अब हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। सो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आप लिखेंगे I कैप Px प्लस J कैप Py प्लस K कैप Pz, ये पहला वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको यूनिट वेक्टर के साथ। तो यूनिट वेक्टर जो आपका है वो है I कैप माइनस J कैप डिवाइडेड बाय √2। इसको आप खाली डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। आप I कैप के साथ I कैप में जाएंगे तो Px बचेगा, यहाँ पे J कैप के साथ J कैप में जाएंगे तो माइनस टाइम Py बचेगा, क्योंकि यहाँ पे K कैप का कोई टर्म नहीं है तो वो हट जाएगा और नीचे आ जाएगा √2। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन के साथ मैच करेंगे तो Px माइनस Py अपॉन √2, सो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन।